नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चुनाव क्यों हार गए थे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल SK मिक्स जानकारी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता ही रहता हूं। और दोस्तों वीडियो पूरी देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए देश की नई पीढ़ी के लिए यह जानना दिलचस्प है कि भारत के जिस संविधान का उन्हें निर्माता कहा जाता है, 26 नवंबर 1949 को उनके अधिनियम आत्मर्पित व अंगीकृत होने के बाद 1952 में संपन्न हुए। देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे बुरी तरह हार गए थे। उनकी ये चुनावी पराजय लंबे समय तक चर्चा का विषय बन रही थी। वैसे ही जैसे समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव की फैजाबाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उपचुनाव में हुई अप्रत्यक्ष हार। दुर्भाग्य से बाबा साहेब की जयंतियों व निर्वाण दिवसों पर अनेकों समारोह आयोजन के बावजूद हमारी नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके लिखे पढ़े और कहे पर भी यह तो चर्चा ही नहीं होती या खास राजनीतिक नजरिए से होती है, जिस कारण उनका असली मान्यत्व सामने नहीं आ पाता। सो कम ही लोग जानते होंगे कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वे विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से नीतिगत मतभेद के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1991 को पंडित नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया और अपने द्वारा 1942 में गठित जिस शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्र संघर्ष की व्यवस्थाओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पा रहे थे, उनको नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। 1952 का पहला आम चुनाव आया तो उन्होंने उत्तर फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतित्व का भाव था कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। खुद बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र की मुंबई सरकार उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 संसदीय चुने जाने थे और दोनों कांग्रेसी चुने गए। बाबा साहेब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी कजरोलकर को 1,37,950 वोट मिले। यह हार डॉक्टर अंबेडकर के लिए इस कारण कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक थी कि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करती थी। 30 पर कोण में खास यह है कि मई 1952 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वे फिर से खड़े हुए तो अपनी हार टाल नहीं सके, लेकिन इन शिकायतों से उनके राजनीतिक जीवन पर इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन दिनों बड़े नेता चुनाव की जीत हार को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उन्हें अपनी नीतियों व विचारों को जनता के बीच ले जाने और प्रसार करने के अवसरों के रूप में लेते थे। अलबत्ता बाद में बाबा साहेब ने स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से 1 पर पर्चा भरा तो वहां से निर्वाचन हो गए थे। इस संदर्भ में यह भी जानना जरूरी है कि बाबा साहेब की इन हारों की बिना पर उनसे असहमत नेता व पार्टी तर्क भी दिया करती थी कि उन्हें दलितों का नेतृत्व या उनकी ओर से बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दलित तो उन्हें वोट ही नहीं देते थे और वे उनके साथ होने की बजाय महात्मा गांधी के पीछे थे। पिरसंगवंश जिस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, पहले उनके लिए बनी संविधान सभा के सदस्यों में भी उनका नाम नहीं था। बाबा साहब के समर्थन को यह बात अच्छी नहीं लगी तो बंगाल के एक दलित सदस्य ने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उनकी सदस्यता का रास्ता साफ किया। काबिले गौर है कि बाबा साहेब की ही तरह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भी पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल थे। 1952 के लोकसभा के आम चुनाव में उन्हें जनसंघ के 94 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 3 को जीत हासिल हुई थी। वे स्वयं कोलकाता दक्षिण पूर्व से और उनका एक उम्मीदवार मैदान झाड़ग्राम से जीता था। उन्हें तीसरी सीट राजस्थान के चित्तौड़ से हासिल हुई थी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जय भीम।